नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 6 जुलाई 1935। जगह हुई हुनान, जियांगसी, अनहुई, जियांगशु और झेजियांग। मौतें 1,45,000। संपत्ति का नुकसान $333 मिलियन। आज की डेट में लगभग $6.2 बिलियन होगा। 4 साल पहले 1931 में 3 साल के सूखे के बाद यांगची और पीली नदियों दोनों में भारी बाढ़ आई। 1931 की चीन बाढ़ के रूप में जानी जाने वाली इसे सदी की सबसे खराब गैर महामारी आपदा माना जाता था, क्योंकि इसके कारण अप्रत्यक्ष रूप से लाखों मौतें हुईं। 1931 की बाढ़ के तुरंत बाद 1935 की बाढ़ आई। फ्लड रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें जल निकासी, जलाशय और बाढ़ के पानी के चैनल शामिल थे, जल्द ही चरमरा गए। यांगची नदी की बाढ़ ने मुख्य रूप से हुबेई, हुनान, जियांगसी, अनहुई, जियांगशु और झेजियांग प्रांतों को प्रभावित किया, जो सभी नदी के मध्य से निचले इलाकों में स्थित हैं। यांगची नदी के बारे में प्रासंगिक जानकारी जान लेते हैं। यांगची नदी, जिसे मंदारिन में शाब्दिक रूप से लंबी नदी कहा जाता है, एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। तिब्बत के पहाड़ों से पूर्वी सागर तक 6,315 किलोमीटर तक फैला हुआ यांगची नाम विशेष रूप से तटीय मैदान के साथ नदी के निचले हिस्से को संदर्भित करता है, जो शंघाई शहर से होकर गुजरता है। प्राचीन काल से यांगची नदी चीनी संस्कृति के विकास का केंद्र रही है, क्योंकि यह 20,000 से अधिक वर्षों से मानव संस्कृतियों का घर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नदी चीन के शहरों और कृषि समुदाय के लिए एक आवश्यक व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यांगची नदी का बेसिन साल भर पानी तक पहुंच प्रदान करता है, क्योंकि यह क्षेत्र के कृषक समुदाय के लिए सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है, जो देश में सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र में से कुछ का निर्माण करता है। समय के साथ इस समृद्ध कृषि क्षेत्र का उपयोग करने के लिए यांगची नदी के तट के बहुत करीब कई शहरों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में इन शहरों की संपूर्णता चीन की 1/3 से अधिक आबादी बनाती है। नतीजतन ये शहर बाढ़ के समय महत्वपूर्ण क्षति के प्रति संवेदनशील रहे हैं। पूरे इतिहास में चीन की 3/4 बाढ़ यांगची नदी के कारण हुई है। आमतौर पर यांगची बाढ़ अधिकांश गैर सूखा वर्षों के दौरान होती है। मानसून के मौसम के दौरान, जो जून से सितंबर तक होता है, बाढ़ और भूस्खलन बारहमासी समस्याएं बन जाती हैं, क्योंकि इनके कारण आमतौर पर सालाना कई सौ मौतें होती हैं। 1935 की बाढ़ के मामले में 1931 की चीन बाढ़ के परिणाम स्वरूप होने वाले भूस्खलन ने पहले से मौजूद प्राकृतिक बाढ़ बाधाओं को काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया, जिससे इस बाढ़ के परिणाम और अधिक गंभीर हो गए। वनों की कटाई, जो 1930 के दशक तक चीन में व्यापक होती जा रही थी, ने बाढ़ की समस्याओं को बढ़ा दिया। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पौधों की जड़ प्रणालियाँ बाढ़ के पानी को अवशोषित करने और मिट्टी को अपनी जगह पर बनाए रखने में सहायता करती हैं। इन जड़ प्रणालियों को हटाने से भूस्खलन होने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। यांगची नदी पर बाढ़ का इतिहास क्या है, उसको भी जान लेते हैं। आधुनिक इतिहास में दर्ज यांगची नदी की पहली बड़ी बाढ़ 1911 में आई थी। ऐतिहासिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि
बड़ी बाढ़ ने 1126 वर्ग किलोमीटर को कवर किया था और शंघाई में बड़ी तबाही हुई थी। यह बताया गया कि 2 लाख से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों हजार लोग बेघर और बेसहारा हो गए। इसके अतिरिक्त बाढ़ ने आसपास की कृषि भूमि में महत्वपूर्ण फसलों को भी बर्बाद कर दिया और क्षेत्र के शहरों और कस्बों में खाद्य आपूर्ति को नष्ट कर दिया। 1920 के दशक के अंत में चीन को 3 वर्षों तक सूखे का सामना करना पड़ा। इस सूखे ने मिट्टी को शुष्क बना दिया और आने वाली बारिश को प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में असमर्थ हो गई। अगस्त 1931 में चीन में भारी बारिश हुई और यांगची नदी में फिर से बाढ़ आ गई। इसने ज्ञात इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक को जन्म दिया। 1931 में चीन में आई बाढ़ में मारे गए लोगों की संख्या निर्धारित करना मुश्किल था। आधिकारिक अनुमान के अनुसार 1,40,000 से लेकर 30 लाख लोग थे। 1931 की बाढ़ की तबाही एक साथ होने वाली सामाजिक अशांति के कारण और भी बदतर हो गई थी, क्योंकि उस समय देश गृह युद्ध झेल रहा था। इसका मतलब यह था कि नागरिक अधिकारी अन्य प्राथमिकताओं में व्यस्त थे। नतीजतन नागरिक अधिकारी नदी के आबादी वाले क्षेत्र के साथ साथ तलछट इकट्ठा करने जैसे अतिप्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने में विफल रहे। 1931 की बाढ़ के मद्देनज़र चीन ने भविष्य में बाढ़ों को रोकने और बीजिंग, शंघाई और हैंको के बीच राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र की रक्षा के प्रयास में अधिक प्रभावी तटबंध बनाए। हालांकि चीनी गृह युद्ध 1927 से लेकर 1950 और जापान के साथ युद्ध के कारण चल रही सामाजिक उथल-पुथल के कारण ये प्रयास जटिल हो गए थे। इस सामाजिक उथल-पुथल के परिणाम स्वरूप राज्य के धन को सेना में फिल्टर किया जा रहा था, जिससे कृषि और ग्रामीण समुदाय के लिए अपर्याप्त समर्थन रह गया था। इसके अतिरिक्त 1931 की बाढ़ ने भूस्खलन पैदा किया, जिसने नदी के किनारों पर मौजूदा प्राकृतिक बाढ़ बाधाओं को नष्ट कर दिया, जिससे यांगची नदी के आसपास का क्षेत्र संभावित बाढ़ के प्रति काफ़ी संवेदनशील हो गया था। पर्यावरणीय कारण क्या था, उसको भी जान लेते हैं। यांगची नदी चीन के भूमि क्षेत्र का 5वां हिस्सा बहाती है। इसका नदी बेसिन देश की 1/3 आबादी का घर है। परिणाम स्वरूप नदी के किनारे बाढ़ हमेशा एक बड़ी समस्या रही है। चीन में बारिश का मौसम यांगची नदी के दक्षिण के क्षेत्रों में मई और जून के बीच और यांगची नदी के उत्तर के क्षेत्र में जुलाई और अगस्त के बीच होता है। यांगची नदी की विशाल नदी प्रणाली को उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों से पानी मिलता है, जिससे बाढ़ का मौसम मई से अगस्त तक बढ़ जाता है, यानी पूरी समयावधि। नदी के किनारे अपेक्षाकृत घनी आबादी और समुद्र शहर आने वाली बाढ़ को और अधिक घातक और महंगा बना देते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यांगची घाटी के बाढ़ क्षेत्र में लाखों लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में हर गर्मियों में प्राकृतिक रूप से बाढ़ आती हैं और यह केवल इसलिए रहने योग्य है क्योंकि यह मौजूदा नदी तटबंधों द्वारा संरक्षित है। बाढ़ इतनी बड़ी है कि बांधों में पानी भर गया है, जिससे वहां रहने वाले और खेती करने वालों को भारी परेशानी हुई है। चीन की पीली नदी 4,680 किलोमीटर तक फैली हुई दुनिया की 6ठी सबसे लंबी नदी है। पीली नदी के साथ यांगची चीन की संस्कृति का एक स्तंभ है। परिणाम स्वरूप
यांगची नदी के किनारे के समुदाय हजारों वर्षों से बाढ़ और अकाल से जूझ रहे हैं। संघाई, बीजिंग और हैंको शहर ऐसे शहरों का एक त्रिकोण बनाते हैं जो एक आवश्यक कृषि क्षेत्र के आसपास स्थित हैं, जो विशेष रूप से बाढ़ के लिए अति संवेदनशील है। ऐसा अनुमान है कि अकेले 1800 के दशक के मध्य में यांगची और पीली नदियों की बाढ़ के कारण 40 से 50 मिलियन चीनी लोग मारे गए। परिस्थितिविदों ने तब से निर्धारित किया है कि वनों की कटाई की प्रक्रिया और नदी के आसपास की झीलों को बांध और कृषि भूमि बनाने के लिए परिवर्तित करने से क्षेत्र को बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने में मदद मिली है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वनों की कटाई ने उन प्राकृतिक बाधाओं को हटा दिया है जो एक बार बाढ़ के पानी को अवशोषित करती थी और बढ़ती नदियों को आसपास की घाटियों में फैलने से रोकती थी। इसके अतिरिक्त मौसम विज्ञानी अब यह भी मानते हैं कि तट पर असामान्य रूप से उच्च संख्या में आए तूफानों ने 1935 में यांगची नदी की बाढ़ में योगदान दिया, जो 1931 की बाढ़ जितनी गंभीर नहीं थी, लेकिन पहले से ही अकाल और युद्ध से पीड़ित चीन की आबादी को तबाह कर दिया। घटनाओं के अनुक्रम को जान लेते हैं। 1935 यांगची नदी की बाढ़ एक क्षेत्रीय बाढ़ थी। इसके परिणाम स्वरूप मध्य यांगची नदी की मुख्य सहायक नदियां हान नदी और लील नदी में बड़ी बाढ़ आ गई। हान नदी की मुख्य धारा डेजियांगको में सर्वेक्षण में बाढ़ का चरम प्रवाह 50,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड होने का अनुमान लगाया गया है, जो इससे 400 वर्षों में दूसरी सबसे बड़ी बाढ़ के रूप में दर्जा देता है। 1935 यांगची नदी बाढ़ की घटनाएं 6 जुलाई को घटी। उस दिन हान नदी घाटी के मध्य भाग में जल स्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे जियांगफान शहर के साथ साथ कई अन्य शहरों में बाढ़ आ गई। नियानपन माउंटेन स्टेशन पर देखी गई अनुमानित प्रवाह दर 52,000 और 57,900 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड के बीच थी। हान नदी के बाएं किनारे सिजिको में बांध टूट गया था, जिससे हनबेई क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। हान नदी के मध्य और निचले इलाकों में 4,27,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में बाढ़ आ गई और 80,000 लोग डूब गए। इसके अतिरिक्त ली नदी पर संजियांगको स्टेशन पर प्रवाह दर 31,000 और 33,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड के बीच देखी गई और घाटी और उसके निचले मैदानों के कई क्षेत्रों में 30,000 से अधिक लोग डूब गए। अंत में उसी दिन चांगयांग काउंटी के भीतर किंग नदी में 15,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड का बाढ़ प्रवाह देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश की एक पूरी सड़क बह गई। यांगची नदी पर भारी बारिश मुख्य रूप से थ्री गॉर्जेस क्षेत्र में हुई। चियांग शहर में अधिकतम प्रवाह 56,900 घन मीटर प्रति सेकंड देखा गया। बाढ़ ने किंग नदी से जुझांग नदी से प्रति सेकंड 7,000 क्यूबिक मीटर की बाढ़ ला दी। जब यह राशि जिले में पहुंची, जिससे बहुत विनाशकारी स्थिति पैदा हो गई। परिणाम स्वरूप जिंग नदी के दक्षिणी तट पर स्थित बानाजियांग शहर का तटबंध टूट गया। नतीजतन यांगची नदी के किनारे बाढ़ के कारण बानचेंग के ऊपरी हिस्से में जुझांग नदी के उत्तरी तट पर जिंग नदी का तटबंध फटने से 23,000 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ की आपदा मुख्यतः यांगची नदी के मध्य भाग में हुई। सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव क्या था, उसको भी जान लेते हैं। इस आपदा के परिणाम इतने भयानक थे कि जो लोग इस आपदा से बच गए
उनमें से कई अंततः भूख के कारण मर गए। 1931 की बाढ़ के समान पिछले वर्ष सूखा पड़ा था, जिसके कारण अनाज की कमी हो गई थी, जो तब और बढ़ गई थी क्योंकि मौजूदा फसलें और बीज बह गए थे और कुल 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में बाढ़ आ गई थी। यांगची नदी की सहायक नदी हान नदी में गर्मियों की शुरुआत में आई बाढ़ के कारण 1935 में चावल की कमी हो गई, क्योंकि हुबेई प्रांत के चावल उत्पादक बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान हुआ था। आपदा के परिणाम स्वरूप फैलने वाली बीमारियों में नेत्रश्लेष्मा शोथ, जिल्द की सूजन, तपेदिक शामिल हैं। मरने वालों की लाशों के कारण कई संक्रामक बीमारियां भी फैल गई। 1935 की बाढ़ के समय चीन ने केवल 1931 की पिछली आपदा से उबर रहा था, बल्कि वह जापान के साथ लंबे समय तक सशस्त्र संघर्ष के बीच में भी था, जो पूरे दशक में रुक रुक कर होता रहा और द्वितीय चीन जापानी युद्ध 1937 से लेकर 1945 तक चला। यह चीन पर हावी होने के जापान के बार बार के प्रयासों का परिणाम था, क्योंकि जापान अपने साम्राज्य की सेवा के लिए चीन के प्राकृतिक संसाधनों, भोजन और श्रम पर कब्जा करने का इरादा रखता था। इसके अतिरिक्त चीनी गृह युद्ध से पहले के वर्षों में चीनी राष्ट्रवादी सेना और लाल सेना के बीच भी लगातार विवाद होते रहे। इसके कारण बाढ़ और परिणामी अकाल की घटना से पहले ही चीन में मानवीय सहायता पहुंच रही थी। इस राहत प्रयास के लिए धन रेड क्रॉस जैसे संगठनों को निजी दान के संग्रह के माध्यम से जुटाया गया था, जो उस युग की अन्य आपदाओं के समान था। उस समय दुनिया भर के अखबारों में इस बाढ़ की तबाह के बारे में लेख छपे थे। इन लेखों में इस तथ्य को शामिल किया गया था कि महत्वपूर्ण फसलें नष्ट हो गई थी और भूस्खलन और खड़े पानी ने अब किसानों के लिए दोबारा रोपाई शुरू करना असंभव बना दिया है। सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी, उसको भी जान लेते हैं। बाढ़ को नियंत्रित करने के प्रयास में यांगची नदी पर एक बांध बनाने की योजना पहली बार 1900 के प्रारंभ में प्रस्तावित की गई थी। 1935 और 1954 की बाढ़ के मद्देनज़र इस विचार के लिए जनता का समर्थन बढ़ गया था। हालांकि दूसरे चीन गृह युद्ध के दौरान इस परियोजना को छोड़ दिया गया था। फिर 1994 में योजना को पुनर्जीवित किया गया और 2012 में बांध चालू हो गया। इस बांध को थ्री गॉर्जेस बांध कहा जाता था। वर्तमान में इसके जलाशय में 22 घन किलोमीटर पानी रखने की क्षमता है। इससे बड़ी बाढ़ों के बीच की समयावधि को औसतन 10 साल से बढ़ाकर 100 साल करने का अनुमान है। चूँकि थ्री गॉर्जेस बांध का निर्माण पूरा हो चुका है, बांध की बाढ़ रोकथाम क्षमता का परीक्षण करने के लिए कोई अन्य बड़ी बाढ़ नहीं आई है।